राय साहब के पास जाने के पहले एक और छोटा सवाल मैं आपसे करना, क्या इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट साउथ एशिया में पड़ सकता है, खासतौर पर भारत पर? बहुत कश्मीर पड़ेगा, के बहुत पड़ेगा। अगर इसे हमने बहुत डेलिकेटली और बहुत इफेक्टिवली हैंडल नहीं किया तो बहुत पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला जो असर जो मुझे समझ में आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट होने की वजह से, हमने बहुत सारे एसेट्स क्रिएट किए थे उस एरिया में। अफगानिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसी थे, एनडीएस, और हमारी एजेंसियों ने मिलकर बहुत सारे अपने एसेट्स क्रिएट किए थे और जिनके बलबूते पर हम बड़ा काम कर रहे थे। वो सारे एसेट्स आपके डिसमेंटल हो गए। आप ये मान लीजिएगा वो उनमें कोई आपके काम नहीं आएगा, चाहे बाहर आपका चला जाएगा। और प्लस ये तो इन्हें तो काम चाहिए अलादीन के जिन की तरह। ये एक बार वहाँ पे इस्लामी और शरिया ये सब कायम कर देंगे तो ये पाकिस्तान को भी पाकिस्तान में भी शरिया लागू करने की बात करेंगे। और पिछला अनुभव बताता है कि अगला मुकाम फिर इनका कश्मीर होगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत सेंसिटिव और बहुत इफेक्टिव तरीके से इनको देखना पड़ेगा। राय साहब, एक सवाल जो है, जो मैं इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत कर रहा था, चूंकि मैं उन दिनों IBN 7 में था, 2011-12 की बात है, बल्कि 13-14 तक की बात है। जो तस्वीर मुझे उस वक्त, जिसको बहुत कम लोगों ने शायद नोटिस किया या बिल्कुल नोटिस नहीं किया, वो ये था कि ये वक्त था जब ISIS काफी पावरफुल दिखाई पड़ती थी। और जो ISIS की जो तस्वीरें, वीडियो हमारे सामने आते थे, किस तरीके से लोगों के सर काट देते थे, किस तरीके से जला देते थे, जल्लाद की तरीके से बिहेव करते थे, और पूरी दुनिया में खौफ का वातावरण फैला हुआ था। वो तस्वीरें जिस तरीके से भारत की टेलीविजन चैनल्स पे बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई गई, क्योंकि उससे रेटिंग्स मिलती थी, तो उससे एक इस्लाम के खास तरीके की तस्वीर बनी, और जिससे जो हिंदुत्व की ताकतें हैं उनको तो ऑक्सीजन मिला अपने लोगों को कन्विंस करने का। आज जब तालिबान अफगानिस्तान में बैठेगा तो भारत के संदर्भ में उसकी प्रेजेंस हिंदुत्व के मुतल्लिक अंडर एस्टिमेट करना, मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत होगी। और शायद ये कम्युनिकेट कर ले जाएं लोगों तक कि देखो भाई, हम इनसे निपट सकते हैं, बाकी तो कोई निपट नहीं सकते, बाकी तो मनमोहन सिंह जैसी सरकारें कमजोर होती हैं। ये क्या हिंदुत्व की ताकतों को मजबूती देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। खास तौर से इस सरकार में, जिसके लिए हिंदुत्व तो एक खाद की तरह है ना। जिस तरह अभी पार्टीशन को लेकर के एक ऐसा विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, एक ऐसा दिवस बनाने की कोशिश की गई जो 75 साल में जिसका कोई औचित्य नहीं रह गया था। तो ये तो आप सोशल मीडिया देख लीजिए, सिर्फ एक काम करिए, सोशल मीडिया पे लगातार हिंदुत्ववादी सक्रिय हैं और बता रहे हैं कि देखो, एक इस्लामी हुकूमत बनती है तो यही सब होता है। अगर एक शरिया लागू करने वाली हुकूमत बनेगी, एक ये इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है बल्कि ये एक इस्लामिक अमीरेट है। तो जब ये आती है तो ये होता है, और इसका मुकाबला फिर हम ही कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मेरा अपना मानना है, और आप भी शायद इससे सहमत होंगे, कि रेडिकल इस्लाम का मुकाबला हिंदुत्व नहीं कर सकता। रेडिकल इस्लाम के लिए हिंदुत्व एक खाद है, उसी तरह जिस तरह हिंदुत्व के लिए रेडिकल इस्लाम खाद है। तो हमें इस मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। और आप क्या इस बात को फोर्सी कर रहे हैं कि ये जो तालिबान की जो तस्वीरें हैं, इसको आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भुनाया जाएगा? अब बिल्कुल भुनाया जाएगा, क्योंकि ये तो मौका दे रहे हैं ना। देखिए, ये इस्लामिक एमिरेट बन करके ये वही सब करेंगे जो पहले करते थे। ये लाख अपने को एक मॉडरेट तरीके से शो कर रहे हैं। इनका देखिए कंट्रडिक्शन अभी दिखाई दे रहा है। कल इन्होंने ईरान का एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गिरा दिया, एक प्लेटफॉर्म गिरा दिया पंजशीर में। तो वो शिया सुन्नी विवाद तो अभी इन्होंने खड़ा कर दिया है। औरतों के बारे में इनके जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान में, वो आप घुमा फिरा करके पाकिस्तानी चैनल से पूछ रहे हैं कि क्या औरतों को बाहर काम करने की इजाज़त होगी। वो इसका सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब ये तो शरियत तय करेगी, ये तो अदालतें तय करेंगी, ये तो हमारे जो मौलवी हैं वो इकट्ठे होंगे, वो तय करेंगे। तो ये तो अपने पुराने रास्ते पे जाएंगे ही और हमारे यहाँ के हिंदुत्व को खाद देंगे। श्रीकांत जी, क्या आप इस थीसिस से सहमत हैं कि आपको लगता है कि जो बात राय साहब कर रहे हैं, जो मुझे भी अप्रिहेंशन है? नहीं, बिल्कुल सही है। और उसमें बहुत ज्यादा कल्पना के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी CNN की जो मेन रिपोर्टर है, जो अभी भी वहां है और भागने वाली है वहां से, वो तालिबान से पूछने गई तो पूछा कि साहब, वो हिजाब पहने हुए थी, केवल उसने अपना मुंह नहीं ढक रखा था, क्योंकि मुंह ढकने के बाद तो आप रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो उससे पूछा कि साहब, मैंने तो हिजाब पहन रखा है,
क्या ये ड्रेस इसमें मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ, क्या आप रिपोर्टरों को, क्या आप महिलाओं को पत्रकारिता करने देंगे? तो उसने कहा नहीं, आपने हिजाब नहीं पहन रखा। हिजाब का मतलब ये है कि आप निकाब पहनिए पूरा, तो पूरा बुर्का अगर जब और आप हाथों में ग्लव पहनिए, तब आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर शर्तें ऐसी लगा देंगे कि काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर वो काम महिलाएं नहीं करेंगी। तो महिलाओं को और अल्पसंख्यकों को क्या करने देंगे, क्या नहीं करने देंगे, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पशु में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो वैसा ही रहेगा, वो जो चाहते हैं वही करेंगे। हाँ, जो बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, वो ऐसा बदलाव हो सकता है जैसे बदले की कार्रवाई वो नहीं करेंगे, उनको करने की जरूरत भी नहीं है। अगर खून खराबे के बाद उनको सत्ता मिलती, तो अफगानिस्तान में ये होता है कि कबीले के एक आदमी को आपने मार दिया, तो जब तक उस आदमी के मौत की बदला नहीं ले लेते, तब तक वो चैन से बैठते नहीं है, इसीलिए वहां हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो जब आप खून खराबे के साथ आए नहीं है सत्ता में, तो आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो उनके लिए जो है वो एक तरह से भगवान ने छप्पर फाड़ के उनको दे दी है, जो शांतिपूर्वक उनको एक तरह से उनके हिसाब से तो शांतिपूर्वक उनको सत्ता मिल गई है। तो अब उनको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब वो चौड़े होकर के दुनिया के सामने कह सकते हैं, हाँ साहब हम तो जो है बदल गए हैं, अब हमसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन बदलें या न बदलें, हकीकत ये है कि कूटनीति में आपको अगर अपना काम निकालना है, अपने हित साधने हैं, तो बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि आप ये मान के चलें कि उनकी विचारधारा नहीं बदलेगी, बिल्कुल विचारधारा वैसी रहेगी। और उस विचारधारा को मुझे लगता है बनाया भी जाएगा एक हद तक, क्योंकि जब इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो यहाँ एक्सट्रीमिज्म पनपेगा। देखिए सीधी सीधी बात है, हम भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई काहे की? मूल बात पे आए, भारत और पाकिस्तान दीन की वजह से बने हैं, दीन की लड़ाई है। तो भले ही कितना ही कॉन्ट्रडिक्शन अफगानिस्तान के इन गुटों में आपस में हो, तालिबान में हो, हजाराओं में हो, ताजिकों में हो, उज़्बक में हो, तो अलग अलग जो है इनके गुट के अलग अलग नेता हैं, अलग अलग कबायली सरदार हैं, उनमें आपस में जो मर्जी लड़ाई हो, दीन के सवाल पे भारत के सब खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भारत इनके लिहाज से काफिर है। इसी तरह से अमेरिका जो है वो काफिर है। तो सीधी सीधी बात है, तो दीन की जब लड़ाई आएगी तब आप कहीं नहीं उनके सामने टिकते। तो आपको ये मान के चलना होगा, इनसे इसी तरह से निपटना होगा। और उस दीन की लड़ाई को भारत में राजनीतिक दल किस तरह से भुनाते हैं, ये तो निर्भर करता है। और फिर उसके क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसके बदले में कैसे लोग पनपते हैं, ये तो सोच के ही कई बार जो है घबराता है। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करिए, आपने उसको अंडरलाइन करके छोड़ दिया है उस बात को। नहीं, एक्सप्लेन तो उसके सीधा बात है कि जब दीन की लड़ाई मान करके जब आप तालिबान आ गए, एक तो पहली बात ये है कि ये मान के चलें कि मदरसों में या जहाँ जहाँ सेंटर हैं, जहाँ जहाँ हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म है, तो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो के जिहादी जो अतिवादी हैं वो पनपेंगे। उनके मतलब उनको दिखा करके जो हिंदू अतिवादी हैं वो पनपेंगे। हिंदू अतिवादी पनपेंगे तो सरकार का जो है वो वोट बैंक जो है वो बढ़ता है और पुख्ता होता है। तो जो हम सरकार बदलने की आशा लगाए हुए हैं वो आशा धूमिल होती नजर आती है। तो बड़े इसके जो है परिणाम भयानक हो सकते हैं आगे चल के, और समाज जितना बटा हुआ पहले से है और ज्यादा बढ़ सकता है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, असली जो खतरा है वो तालिबान से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तालिबान से कोई खतरा नहीं है, नहीं पाकिस्तान से कोई झगड़ा है, न खतरा है। सारी समस्या जिस तरह की विचारधारा को लेकर के तालिबान आ रहे हैं और उसको वो जितनी सख्ती से लागू करते हैं, उसे लेकर के जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उससे सारी दुनिया में खतरा होता है। उससे हमें भी खतरा है, उससे अमेरिका को भी खतरा है, उससे यूरोप को भी खतरा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।